तो 2 अणु में टूटेगा टोटल मिला करके। तो भैया 2 अणु में ये टूटा, ये 3 अणु में टूटा, ये आपका एक ही अणु में टूटेगा और NaCl जो होगा आपका 2 अणु में टूटेगा। फर्क क्या है? इनकी मात्रा बहुत कम है, इनकी मात्रा बहुत कम है और NaCl की मात्रा हमारी 0.01% है, इसलिए आपका NaCl सही होगा। इसलिए आपका NaCl सही हो जाएगा क्योंकि मात्रा इन सबकी बहुत कम है, उसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसके आयन ज्यादा हो जाएंगे विलयन में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। डी नहीं सही बाबू, ए 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा। तो बताओ इसकी तुलना में इसका अवनमन कितना होगा? तुमने 0.01 मोल आपने क्या लिया है? मोल आपने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज है ना। अब आपने इसको पानी में डाला, किसमें डाला? पानी में। तो पानी में जाने के बाद भी ये इतना ही रहेगा, 0.01 मोल ही रहेगा, ये नहीं टूटेगा, ये आयनों में नहीं टूटेगा। लेकिन अगर MgCl2 ले लोगे तो ये आयनों में टूटेगा। कितना? Mg एक प्लस आयन दे देगा और 2 Cl अलग अलग माइनस आयन दे देंगे। तो कितना टूटा? 3 आयनों में टूट गया, जबकि ये एक ही आयन बना के रहेगा, है ना। मतलब इसमें आयन नहीं बनेगा, पूरा का पूरा एक ही अणु रहेगा। तो भैया लगभग कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, लगभग 3 गुना, क्योंकि 3 आयनों मतलब 3 मोलों में टूट जाएगा, 3 आयनों में बढ़ जाएगा। लेकिन आपका ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ये नहीं टूटेगा। आगे आ जाओ। टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। तो भैया सॉल में पाया जाता है। सॉल क्या होता है? कोलाइड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हो गया आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म, ठीक है। गुरुजी न्यूनतम पूछा है, तो बाबू न्यूनतम ही तो बताए थे, न्यूनतम ही तो बताए थे। कहाँ है क्वेश्चन, है ना। देखो क्या पूछा है सर, इनमें से कौन किस जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा? भैया हिमांक बिंदु किसका न्यूनतम होगा? जिसमें आप ज्यादा आवासपशील ठोस डालोगे, आवासपशील ठोस जिसका ज्यादा डालोगे, जिसमें। क्यों? क्योंकि आवासपशील ठोस डालने से हिमांक घटता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन पढ़ा है ना। अवनमन माने होता है कमी, अवनमन माने होता है कमी। अब जो विलयन में जाकर के ज्यादा भागों में टूट गया, किसी का एक भाग डाले अब वो जाके 2 भाग में टूटा, लेकिन किसी का एक भाग डाले जाके 3 भागों में टूट गया, है ना। तो जो जितना ज्यादा भागों में टूटेगा उतना ज्यादा कमी लाएगा कि नहीं लाएगा? पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कमी की बात ही कर रहा है। और यहाँ पे एकदम सही है आपका, सबसे ज्यादा आपका 0.01 मोल NaCl होगा, इसलिए यहाँ पर इसका मात्रा अधिक होने के कारण ये सही हो जाएगा। बाकी अगर देखते ना, अगर वैसे देखा जाए कि अगर इनका मात्रा अगर ज्यादा दिया होता, तब बाबू आपका वो सही होता जो ज्यादा आयन देता, अर्थात MgSO4 तो नहीं, लेकिन MgCl2 सही होता। लेकिन यहाँ पर आपका ये सही होगा क्योंकि मात्रा इनका दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैद्युत रसायन में, ठीक है। वैद्युत रसायन शुरू करते हैं। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से आपने क्या लिया? NaCl का जलीय घोल लिया, NaCl का जलीय घोल लिया, तो इसमें जल भी है, H और OH। तो जल हमेशा H और OH में ही टूटता है। आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, जैसे ही इस पर बिजली प्रवाहित करी तो भैया ये आयनों में टूट गया, Na+ में, Cl- में, H+ में और OH- में। चूंकि जलीय घोल था, तो देखो इधर होगा धनात्मक, एनोड होता है धनात्मक अपघटन सेल में, कैथोड होता है ऋणात्मक, तो ऋण की तरफ कौन जाएगा? चूंकि जल है तो जल अधिक होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन इकट्ठा होगा। क्या इकट्ठा होगा? हाइड्रोजन इकट्ठा होगा, क्योंकि इसकी अपचयन क्षमता अधिक होगी। तो हाइड्रोजन कहाँ दिया है? आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगर जल ना होता तो सोडियम चला जाता। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो विलयन में विद्युत का संचालन वैद्युत अपघट्ट करते हैं, अनपघट्ट नहीं करते हैं। आगे आओ। ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है भैया, इसकी अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी? तो जो सबसे अधिक ऋणात्मक होगा। तो पहले तो ये आ गया A, फिर उसके बाद सर ये वाला है B, फिर उसके बाद -0.40 ये आपका C। तो ABC इनमें सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक तो यही वाला होगा, A वाला होगा। A आपका हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक ऋणात्मक है। आगे आ जाओ। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो भैया लेड संचय सेल को चार्ज करोगे तो H2SO4 पुनः प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है? H2SO4 प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेकर के क्या करते हैं? SO3 के साथ अपक्रिया करा करके ओलियम बना लेते हैं। याद आया कुछ, है ना सर? प्लीज फास्ट बाबू, बहुत फास्ट करेंगे। एक बात जान लो, आप तो सिर्फ बैठ करके देख रहे हो, हम खड़े होकर के चिल्ला करके, है ना, पढ़ा रहे हैं, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बाबू। हम खुद चाहेंगे कि फास्ट करें, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। सिर्फ टिक लगा देने से तो कोई मतलब नहीं होता, टिक आपके बुक में भी लगा हुआ है ना, इसलिए हम थोड़ा बता के चल रहे हैं। सर हम शेयर नहीं कर सकते, नहीं बाबू शेयर कर दीजिएगा। 2000 अभी आप लोग पहुंचा नहीं पाए हो, एक बार जोर लगा दो, है ना। 1578 लोग हैं, एक बार जोर लगा दो भाई। आगे चलते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदले तो क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदले, ऐसा कौन सा सेल होता है? तो भैया देखो, ऐसा विद्युत अपघटनी सेल नहीं, ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा, जिसमें रसायन भरा होता है। अलग अलग आपके पास क्या होते हैं? अलग अलग आपके पास अलग अलग विलयन होते हैं जिनमें अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, गैल्वेनोमीटर से इनको जोड़ा जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसमें रसायन जो है वैद्युत ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है, तो गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? तो जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित हो तो समझ लेना चालक धात्विक चालक होगा, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि चालक का कार्य करते हैं, मतलब आवेश को लेकर चलने का काम करते हैं। तो धात्विक चालक ए नंबर आपका सही हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो LOAN, है ना। L मतलब हो गया लेफ्ट, O मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, है ना, A मतलब हो गया एनोड, है ना, और N मतलब हो गया निगेटिव। तो भैया क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित होता है बाबू, समतुल्य भार से। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। अब जब आपने सोडियम क्लोराइड कैसा ले लिया? द्रवित ले लिया, और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो धन ऋण में टूट गया। अब इधर आपका धनात्मक है एनोड और कैथोड आपका ऋणात्मक है, धन की तरफ कौन गया? सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम प्राप्त होगा, क्योंकि जल नहीं है तो यहाँ पर सोडियम प्राप्त होगा। अगला, जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कूलाम कहते हैं बाबू, कूलाम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई है वो ओम सेंटीमीटर होती है, ओम सेंटीमीटर। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? फैराडे भाई साहब ने दिए थे, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? M = ZCT, या कभी M = ZIT मिलेगा, या W = ZCT मिलेगा। ये तीनों फैराडे का एक ही बात है। तो भाई यहाँ पे कहीं दिया है, हाँ तो M = ZECT दिया है, या W = ZCT, W = ZCT वाला मिल रहा है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम प्रति कूलाम होता है बाबू। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलाम होता है। आगे चलते हैं, आ जाओ। एक फैराडे होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम लगभग। तो लगभग वाला होता है, एग्जैक्ट नहीं मानेंगे। कौन सा होता है? लगभग वाला मान करके चलेंगे। 96,500 कूलाम लगभग। फैराडे की इकाई क्या होती है? तो कूलाम मोल इनवर्स होती है। आगे आ जाओ। सेल स्थिरांक L/A, लंबाई बटे क्षेत्रफल L/A। फिर भैया विलयन की चालकता समानुपाती होती है किसके? तो आयनों की संख्या के। जितना ज्यादा विलयन में आयन होंगे उतना ही ज्यादा चालकता आएगी, ठीक है। निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है तो भैया ग्रेफाइट आपका सबसे अच्छा सुचालक होता है।
विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होते हैं। तो विद्युत अपघटन में अगर देखोगे विद्युत अपघटन सेल में तो एनोड की तरफ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड की तरफ अपचयन होता है, मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो भैया एनोड व कैथोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं। तुल्यांकी चालकता की इकाई आपकी क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। कोलराउस का नियम क्या है? लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर लैम्डा एम प्लस धन लैम्डा एम माइनस, है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कहीं दिया हुआ है तो सर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सी नंबर पे दिया हुआ है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है। तो विद्युत अपघटन में अगर आप निक्षेपित आयनों की मात्रा की बात करें तो भैया जितने समय तक आप बिजली दोगे उतने समय तक आयनों की मात्रा निक्षेपित होती रहेगी, यानी समय पर निर्भर करती है। किस पर? समय पर। ना ना एक मिनट रुकना, मान लो तुम्हारे पास वैद्युत अपघट्य है, आपके पास कोई वैद्युत अपघट्य है, कोई वैद्युत अपघट्य है, कोई वैद्युत अपघट्य समझ लो साथियों NaCl है। ठीक है, NaCl। तो कह रहा विद्युत अपघट्य में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, तो भैया निक्षेपित आयनों की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? किस पर निर्भर करेगी? मान लो इसमें जो आयन है वो कितना निक्षेपित होंगे, प्लस माइनस आयन। तो भैया जितना हम इसको विद्युत धारा देंगे उस हिसाब से तो चलेंगे, लेकिन भैया आयनों की जो मात्रा है वो प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। क्यों? अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया तो बहुत कम मात्रा निक्षेपित होगी, बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया तो भाई सीधी सीधी बात है, प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? जो आयनों के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करे वो आपका प्रतिरोध होता है। तो भैया क्या करेगा? यहां पर प्रतिरोध सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करेगी, पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ लो, निर्भर नहीं करेगी पूछ रहा है, तो नहीं करेगी तो प्रतिरोध पर नहीं करेगी। इनमें से कौन सही है? कौन सही है बाबू? तो भैया यहां पर लैम्डा बराबर 1/k, लैम्डा बराबर 1/k ना 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 बाबू, यहां पर आपका सही होगा लैम्डा बराबर, अच्छा आपको याद है हमने मोलर चालकता पढ़ा था, तो लैम्डा बराबर कप्पा इनटू v पढ़ा था, याद आया क्या? लैम्डा बराबर कप्पा बटे v पढ़ा था क्या? सब जल्दी बताएं। तो यहां पर v की जगह आयतन दे दिया है, यहां पर v की जगह आयतन में c दे दिया है, मतलब सांद्रता दे दिया है, बस काम खत्म, सांद्रता दे दिया है। तो आपको लैम्डा बराबर कप्पा अपॉन v में आयतन हम लोग पढ़े थे, यहां पर आयतन की जगह पे सांद्रता दे दिया है, तो कप्पा अपॉन c सही हो जाएगा। ठीक है, कप्पा अपॉन c सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? तो F2 आपका फ्लोरीन आपका प्रबल ऑक्सीकरण होता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे अधिक इसमें विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है इस कारण से, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक। ठीक है, आगे आते हैं। एक विद्युत अपघट्य कौन होता है? विलयन में जो जटिल आयन बनाता है, केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, ठोस अवस्था में भी आयन देता है, केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है, नहीं, जो जटिल आयन बनाता है, जो जटिल आयन बनाता है। आगे चलते हैं। एक विद्युत अपघट्य वह है जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जो विद्युत धारा गुजरने पर आयनीकरण में सक्षम होता है, विलायक में घोले जाने पर आयनों में बढ़ जाता है, आपका सही हो जाएगा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वे आयनों में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि क्या है? वे स्थायी है, जल उन्हें घोल लेता है, प्रतिकर्षण बल बढ़ता है ना, ये सब कुछ नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को जल द्वारा तोड़ दिया जाता है, इसलिए वो जल में आयनों में बढ़ जाते हैं। क्लियर? अगला, मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? मोलर चालकता की इकाई बाबू अगर देखोगे तो ओम इनवर्स होती है। क्या होती है? ओम इनवर्स। ठीक, मोलर चालकता कप्पा अपॉन v बाबू डी होगी, बाबू डी होगी, ओम इनवर्स नहीं होगी, क्योंकि मोलर चालकता हमने देखा था लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होगी, याद रखिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो जल में शीघ्र घुलते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, उच्च तनता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सभी तनताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो सभी तनताओं पर किसमें पड़ते हैं? आयनों में बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में क्या करेगी? 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करेगी। कितना? 31.75 ग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर देखते हो कितना आयन देता है? 2+ आयन देता है। तो भैया अगर 2+ आयन देगा तो भैया ये क्या करेगा? आधा, इसका आधा मुक्त करेगी, इसका आधा मुक्त करेगी। ठीक, तो अगर कॉपर का तुम देखोगे ना, कॉपर का अगर तुम पूरा परमाणु द्रव्यमान देखोगे, कॉपर का जो परमाणु भार है तो वो कितना होता है? 63.5। और कॉपर कितना आयन दे रहा है? 2+, यानी कि 2+ आयन देने का तात्पर्य क्या होगा? कि भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और 96,500 कूलम जो विद्युत धारा है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाने के लिए होती है। अब ये 2 का कर रहा है तो बाबू इसका आधा कॉपर कैथोड की तरफ इकट्ठा होगा, 31.75। आ जाओ, चालकता की इकाई क्या होती है? तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर चालकता की इकाई होती है। फिर मैंने गलती कर दी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी किसके? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के होती है। किसके? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम मोल या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की होगी, 1 ग्राम की नहीं होगी। यहाँ पे नीचे ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है, वैद्युत अपघट्य सेल में कहां से प्रविष्ट करता है? तो भाई आपको पता होगा कैथोड से प्रविष्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक होगा? सबसे शक्तिशाली अवकारक पूछ रहा है, तो भैया अवकारक क्या होगा? ऑक्सीकारक F2 था, तो अवकारक आपका I2 होगा। आगे चलते हैं भैया। H2SO4 को विद्युत विच्छेद करने में एनोड पर क्या मुक्त होता है? एनोड पर क्या मिलता है? भैया H2SO4 का अगर विच्छेदित करोगे तो एनोड में पूछा है, आओ देख लेते हैं। H2SO4 को विद्युत विच्छेद करोगे, H2SO4 में बाबू ऑक्सीजन है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। आ जाओ, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोड एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होता है। थक गए भाई, थक गए चिल्ला के। एक बार सब लोग लाइक कर दो यार, 2800 लाइक दिख रहा है, 3000 पार हो जाए। राहुल, प्रीति, सुदामा, सुमन, है ना, रविकांत, सचिन, प्रीतम, शिवम, सजदा, संध्या, गुड्डू, क्यूटी, नैना, रूबी, जीतू, नीरज, रचना, भाई जितने भी बच्चे हो एक बार सब लोग शेयर कर दो यार, दबा के एक बार शेयर कर दो। तब तक मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, थक गया हूँ मैं भी एकदम बहुत जोरों से। तुम लोग भी थक गए होगे ना? चलिए आगे चलते हैं। चलो ओके, कह रहा सोडियम क्लोराइड, बाबू ये फ्लोराइड गया, ये क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन, मान लो तुमने लिया सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, और इसका जलीय घोल ले लिया H2O। H2O किस में टूटता है? H+ में, OH- में टूटता है। कैसा लिया? जलीय घोल ले लिया। तो जलीय घोल लेने पर विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और क्या पूछ रहा है? धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होगा। तो याद रख लो, धनोद और ऋणोद पर जो प्राप्त प्रतिफल होगा अब वो NaCl का नहीं होगा, NaCl का नहीं होगा, अब वो H+ और OH- में से कोई ना कोई दो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा घोल है? जलीय घोल है। क्योंकि कैसा है? जलीय घोल है। तो यहाँ O2 और H2 प्राप्त होगा। कौन कौन प्राप्त होगा?
O2 और H2 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, है ना। फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसको अवकृत नहीं करेगा? तो भैया जलीय घोल में हाइड्रोजन आयरन को अवकृत नहीं करेगा। ये तो सभी उससे नीचे है। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखोगे किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा? तो भैया जिंक का दिया है, कॉपर का, तो भैया Mg का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा, क्योंकि Mg क्या है, इन सबसे ऊपर बैठा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। आगे आ जाओ, किसी सेल की अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा? तो शून्य होता है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं पर फीस की परेशानी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, 60%, 70%, 80%, 90% तक स्कॉलरशिप ऑफलाइन में पा सकते हैं। अब स्कॉलरशिप पाने का तरीका क्या है? सिंपल है, आपको बेटा एक जिंक है जो कि सॉलिड के रूप में है, परंतु ये एक्वस में जा रहा है, और एक कॉपर 2+ है जो कि एक्वस में है, विलयन में है, और ये कॉपर सॉलिड हो रहा है। ऐसा डेनियल सेल में देखने को मिलता है, यानी विद्युत रासायनिक सेल में। किसी चालकत्व सेल का स्थिरांक कितना होता है? तो भैया किसी चालकत्व में से L/A दिया क्या? L/A दिया क्या? भैया यही वाला होगा, A नंबर L/A। आगे आ जाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होता है? तो ये ईंधन सेल होता है, और इसी को हम फ्यूल सेल भी बोलते हैं, और इसी का इस्तेमाल अंतरिक्ष में किया जाता है। किसमें? अंतरिक्ष में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन खत्म। अब चौथे चैप्टर पे आ गए। किस चैप्टर पे आ गए हैं दोस्तों? चौथे चैप्टर में प्रवेश कर गए। ठीक है, चौथे चैप्टर में बहुत जल्दी निपटा रहे हैं भाई, टेंशन ना लो। जो सॉल्व करने वाले हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो आसान क्वेश्चन है उनको से बता के आगे चलते हैं, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना जाए और हम भी साथ में इसी तरह पढ़ते रहें। ठीक है, हाँ, ओके। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रासायनिक अभिक्रिया 2A + B ये C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा? मान लो 2A और B ये C उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसका दर कैसे निकाला जाएगा? अगर आप देखोगे तो यहाँ A की अभिकारक कितना है? 2। और जब भी मैंने बताया था, जब भी कभी आपके अभिकारक के सामने, मान लो आपके अभिकारक के सामने रस समीकरण में तीव्र गुणांक दिया है, तो वेग लिखते समय इसको बटे में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बटे में। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? पहले वाले पर। और अभिकारक का जब भी वेग लिखोगे तो ऋणात्मक रहेगा वो, तो बाबू -1/2 dA/dt आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे आओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो भैया वेग स्थिरांक अगर देखोगे करा किस पर निर्भर करता है? तो टेंपरेचर पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होती है? तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, याद रखना। आगे आ जाओ, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस प्रकार का उत्प्रेरक प्रयोग होता है? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, अलग अलग बुक में अलग अलग इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, तो बहुत ध्यान से सुन लो बाबू। इस क्वेश्चन का मामला क्या है? इस क्वेश्चन का मामला ये है कि लोहे का महीन पाउडर कैसे, मान लो आपने N2+H2 लिया है ना, और क्या कर रहे हो, इससे अमोनिया NH3 आपको बनाना है। ये दोनों प्रक्रिया दोनों तरफ होने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें आपने आयरन लिया, लोहे का महीन पाउडर लिया, लोहे का महीन पाउडर आप उत्प्रेरक के रूप में लोगे। अगर मान लो ये काम नहीं करता तो आप इसके साथ मॉलिब्डेनम ले सकते हो, जो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लोहे का महीन पाउडर उत्प्रेरक का कार्य, और वर्धक अगर पूछेगा तब मॉलिब्डेनम का महीन पाउडर, सॉरी हाँ मॉलिब्डेनम का तब करोगे जब वर्धक पूछेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? लोहे का महीन पाउडर, मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। कैसा? इसमें कैसे दिया गया वेग? K दिया गया है ना, वेग बराबर, अब इसका समीकरण पहले देखो, K दिया गया, अभिकारक की सांद्रता A, अभिकारक B की सांद्रता की घात 2 दिया है। यदि A का सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए, भाई इसको इतना ही रखा जाए लेकिन B को 3 गुना कर दिया जाए, तो वेग क्या होगा? तो वेग लगभग 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 9 गुना, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने से, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से भी वेग बढ़ता है, वेग में वृद्धि होती है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान कितना होता है? तो 2 और 3 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 2 और 3 के बीच में होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घटिया बढ़ सकती है। तो जो वेग होता है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये बढ़ती नहीं बाबू, जैसे जैसे समय होता रहेगा ये घटती रहेगी। ठीक है, ये घटती रहेगी। आगे आ जाओ, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो ये अगर आप देखोगे तो इसको आप एक अभिकारक मानोगे जी सर, ये जो होता है H2O, इसको आप, इसकी जो कोटि होती है शून्य होती है। तो भैया अगर इसको देख रहे हो तो ये आपका एक अभिकारक हो गया, तो भाई आप इसको एक ही अभिकारक मान के चलोगे तो प्रथम कोटि की हो जाएगी। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी एक ही अभिकारक है, ये भी एक ही अभिकारक है। ये आपका बी वाला जो है, इसमें एक ही अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक ये हो गया, 2 अभिकारक हो गया, तो ये वाली आपकी नहीं होगी, ये द्वितीय कोटि की हो जाएगी। अर्थात सर हम क्या समझे कि बी नंबर सही है? हाँ साथियों, बी नंबर आपका सही है। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 अभिकारक हो गए, तो ये द्वितीय कोटि की मानी जाएगी। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है, तो भैया सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, भैया घटाता बढ़ाता है, दोनों काम करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समय इनवर्स होती है। आगे आ जाओ, जल में होने वाली अभिक्रिया, मान लो अगर सूर्य के प्रकाश में होने वाली कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, अगर H2+Cl2 है, सूर्य के प्रकाश में हो रही है, तो हमेशा इसकी कोटि क्या आएगी? शून्य। कई बार करवा चुके हैं। किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त होता है, किस प्रकार से? K दिया है, अभिकारक की सांद्रता 2 और B की सांद्रता की घात कुछ नहीं दिया, तो 1 मान लो, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 और 1 3 हो गई, इसकी 3 हो गई। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, ताप से प्रभावित होता है। किससे? ताप से। प्रथम कोटि की, किसी प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, तो भैया किस पर निर्भर नहीं करता? ताप पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल जो स्लोप है उसका मान खींचा जाता है, तो log K तथा 1/T के मध्य, 1/T के मध्य खींचा जाता है। अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा है वो निर्धारित करती है क्या? तो भैया 2 विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना करके निर्धारित की जाती है। अगर कोई अभिक्रिया है H+ और OH- और ये जल बना रहा है, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? तो भाई H+ में है प्लस OH- में है, आयनिक फटाक से जाके इससे तुरंत अभिक्रिया करके जल बनाएगा, तो बाबू ये क्या होगी? तीव्र होगी। क्या होगी? तीव्र अभिक्रिया मानी जाएगी। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा हमेशा अपरिवर्तित रहती है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग निर्धारक पद है वो भैया मंद पद होता है। क्या? मंद पद। लेकिन बहुत धीमा पद नहीं होना चाहिए, अति मंद हो गया तो फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपके बुक में मंद पद दिया है, मंद पद डालने से आपको आंसर आएगा। वैसे तो मध्यम पद होना चाहिए, लेकिन मध्यम पद को ही कभी-कभी मंद पद भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मंद भी होता है, अति मंद होता है, अति मंद को नहीं माना जाएगा। बाबा फास्ट कीजिए, बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ओके, चलो। करार K बराबर CE माइनस का E/RT में C को निरूपित करता है, तो आवृत्ति गुणक को निरूपित कर रहा होता है। किसको? आवृत्ति गुणक को। यदि वेग नियतांक दिया है मीटर सेकंड इनवर्स, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अगर मतलब मोल सेकंड इनवर्स दिया है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो मोल सेकंड इनवर्स में अभिक्रिया की कोटि आपकी शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया की दर है बाबू,
वो क्या होती है? निश्चित होती है, समय के साथ घटती बढ़ती है, निश्चित होती है। शून्य कोटि की प्रक्रिया निश्चित होती है, याद रखिएगा। उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है, तो उदासीनी की प्रक्रिया आपको जो है 10 की घाते -10 सेकंड में पूर्ण होती है, ये बात याद रखिएगा। किसी रासायनिक प्रक्रिया का जो अधिकतम वेग होता है वो बाबू 10 की घाते -12 सेकंड तक होता है। कितना? 10 की घाते -12 सेकंड पर होता है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध का मान घटता है। क्या होता है? ऊर्जा अवरोध का मान घटता है, इसलिए अब क्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब क्रिया किसी वेग नियतांक दिया हुआ है कि 2.0 × 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स। क्या दिया? सेकंड इनवर्स किसकी इकाई है? तो सर ये प्रथम कोटि की क्रिया की इकाई है सेकंड इनवर्स। तो भैया अब क्रिया की कोटि कौन सी हो जाएगी? प्रथम। प्रथम आगे आ जाओ। प्रथम कोटि की क्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा? 0.693 बाई के। याद आया? टी हाफ प्रथम कोटि की क्रिया का, ठीक है, तो 0.693 बाई के। आगे आ जाओ। शून्य कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो शून्य कोटि की क्रिया के लिए मोल लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। याद रहेगा क्या? जल्दी बताओ, याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? सर आप चाय पियेंगे? बिल्कुल बाबू चाय पियेंगे, और कसम से बहुत मन भी हो रहा है चाय पीने का, लेकिन जानते हो अभी कम से कम 5 चैप्टर तक निपटाने के बाद चौथा 5वां निपटा के चाय पियेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट पूरा लगा करके एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है? त्वरित वेग, तो एक बात बताओ, माइनस का डीसी बाई डीटी से बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई त्वरित वेग किससे बताओगे? अभिकारक की सांद्रता से। अभिकारक की सांद्रता को ऋणात्मक मान से प्रस्तुत करते हैं। किसी रासायनिक क्रिया की दर समय के साथ क्या होती है? ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप पर निर्भर नहीं करती। गलत बात, ताप बढ़ाओगे तो दर बढ़ेगी। आगे आ जाओ। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? अब जैसे मान लो आपके पास ए के 4 अणु हो गए प्लस बी के 2 अणु हो गए, तो इनको क्या कहोगे? इनको आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु संख्या कहते हैं, या फिर आणविकता। आणविकता कहते हैं, दो चीजें कहते हैं, अणु संख्या या आणविकता कहते हैं। आगे आ जाओ। टी हाफ बराबर, टी हाफ समानुपाती दिया है 1/a²। ये संकेत देता है इस रासायनिक क्रिया पूछ रहा है, तो तृतीय कोटि की क्रिया होती है बाबू, ये देख लेना, तृतीय कोटि की क्रिया का संकेत देता है। भैया कह रहा है NH3 प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर N2+3H2 में टूटता है। ठीक है, ओके। इसमें कह रहा है dx/dt बराबर k, मतलब वेग स्थिरांक, और उसके बाद वेग स्थिरांक सांद्रता का मान दिया है 0। क्या दिया है? 0 दिया है, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। इसमें वेग दिया है, इस अभिक्रिया का वेग दिया है कितना? dx/dt बराबर k, और अभिकारक की सांद्रता कितना लिया है? सांद्रता कितना लिया है? इसकी घात 0 लिया है, 0। तो उदाहरण किसका होगा? शून्य कोटि की क्रिया का बात खत्म, क्योंकि 0 लिया हुआ है। आगे आ जाओ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई क्या होती है? सेकंड इनवर्स। दूसरे क्रम की अभिक्रिया के मतलब वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण होता है किसका? तो भैया एथिल एसीटेट का लोगे ना, तो भैया ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। एथिल एसीटेट किसकी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। उसके बाद कह रहा है कि आपका 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2 बना रहा, क्रिया में समय लगता है। कितना समय लगता है? बहुत जल्दी होती है बाबू, ये तीव्र क्रिया 10 की घाते -10 सेकंड में हो जाती है। भैया ये आपका दिया हुआ है एक अभिकारक दिया है ए, मान लो ये ए अभिकारक हो गया, मान लो ये अभिकारक बी में दिया है जल, ठीक है। तो जल की हम अनुसंख्यता इसको 0 मान करके चलते हैं। तो कह रहा अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या है? तो इसको हम जब 0 मान के चलेंगे तो आपका सिर्फ क्या आएगा? 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोटि नहीं पूछा है। देखो आप हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको कोई अभिकारक इस तरह से दिया हो कि एक अभिकारक ए दिया है, मान लो मैं इसको ए मान लेता हूं, और बी में अगर मान लो जल दिया है, तो जब इसकी हम कोटि लेंगे ना, तो इसकी कोटि हमेशा हम 0 मान करके चलेंगे। क्या मान करके चलेंगे? 0। तो अगर मान लो इसमें इसकी अभिक्रिया का अनुसंख्यता पूछ रहा है, अगर कोटि पूछता तो आप क्या बताते? इसकी तो 0 हो गई, इसकी आपको 1 बताना पड़ता, तो कोटि तो 1 आती। अनुसंख्यता पूछेगा तो जल का एक अणु हम काउंट करेंगे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 2 अणु होंगे। जब अणु काउंट करेंगे तो दोनों अणुओं को गिना जाएगा। सर दूसरा रिकॉर्ड वीडियो चल रहा है ना बाबू, कहां चल रहा है? चलने दो, आप यहां पढ़ाई करो बस, ठीक, चलने दो। आगे आ जाओ। अब यहां भी वैसे ही दिया है, एक अभिकारक ए हो गया, ठीक है, और यहां पर एक अभिकारक बी हो गया। इनमें कह रहा है कोटि क्या है? तो कोटि मैंने अभी बताया ना, इसकी तो 1 मान कर चलोगे, लेकिन जल की 0 मान कर चलोगे तो यहां पर 1 आएगी, वही वाला आ गया यहां पर। आगे आते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है? सक्रिय भार पर, कि उसका कितना भार है जो सक्रिय है। अब फिर इस अभिक्रिया में कोटि पूछ रहा है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे? इसको हम 1 मान के चलेंगे, और जल को क्या मान के चलेंगे? 0। तो बराबर इसमें कोटि कितनी आ जाएगी? अभिक्रिया की 1, क्या आएगी? 1 आ जाएगी। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। भैया एक प्रतिक्रिया दी हुई है ए बी, भैया इसका ए का दिया हुआ है आपका वेग, क्या दिया है? माइनस का dA/dt, और ये बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस का dB/dt इसकी प्रक्रिया का वेग नियम, कौन सही वेग नियम है? और देखते हैं वेग नियम कौन सही होगा। तो भाई मान लो हम ए का लिखते हैं, चलो, तो माइनस का dA/dt बराबर के, अभिकारक ए की सांद्रता कितना? इसके बराबर 2 दिया है ना, तो ए की सांद्रता की घात 2 रख दो, बात खत्म, आपका यही सही हो जाएगा। बाकी ये क्यों नहीं सही? क्योंकि इसमें माइनस नहीं दिया। ये क्यों नहीं सही? क्योंकि इसमें माइनस नहीं दिया। ये क्यों नहीं सही? क्योंकि इसमें माइनस तो दिया है, परंतु बी की सांद्रता की घात 2 दिया है, जबकि बी के आगे कुछ दिया ही नहीं है ना। किसके बराबर 2 दिया है? तो सर ए के सांद्रता की घात 2 रखना है, क्योंकि ए अभिकारक ए की जो सांद्रता है उसके आगे 2 दिया हुआ है, उसकी सांद्रता को 2 के बराबर दिखाया है। किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो क्या होगा? भाई आगे और पीछे का दोनों का उत्तेजन ऊर्जा समान हो गया। मान लो इस दिशा और इस दिशा दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की समान हो गई, तो भाई यहाँ पर डेल्टा परिवर्तन 0 हो जाएगा, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन 0 हो जाएगा। एक शून्य कोटि की क्रिया ए बी सी उत्पाद बना रही है, इसके लिए दर क्या होगी? तो दर देखोगे शून्य कोटि की क्रिया की तो 0 होगी, तो भैया ए आपका 0 है, बी 0 है, यहाँ पे के आपका ए 0 है, बी 1 है, यहाँ पे ए आपका 1 है और बी 0 है। तो यहाँ पे आप क्या मान के चलोगे बाबू? यहाँ पे एक को दोनों तरफ 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि अगर यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि शून्य कोटि की क्रिया, तो आपका ए भी 0 होना चाहिए और बी भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो किसी में 0 नहीं दिया, तो भाई एक में आपको 0 मानना पड़ेगा, इसे गलत दिया है। एक तो 0 होनी पड़ेगी, एक को तो 0 होना पड़ेगा, एक को तो 0 होना पड़ेगा। किस कोटि की क्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है? तो शून्य कोटि की क्रिया के लिए दोनों की इकाई सामान्य मानी जाती है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब आते हैं 5वें चैप्टर पे। 5वें चैप्टर पे आते हैं साथियों, एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड, 30 सेकंड का ब्रेक। 30 सेकंड में आ रहा हूं मैं, कहीं कोई जाएगा नहीं, 30 सेकंड में आ रहा हूं, आप कोई यहां से बच्चा हिलेगा नहीं, ओके? हाँ,
चलिए साथियों, कोई कहीं गया तो नहीं? ओ बाबा जी कहाँ गए, किधर गए? आ गए जी। आइडियो वीडियो क्लियर है? अवधिया आवत है कि नहीं? अवधिया आवत है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ बतावा नो, बतावा जी। ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? बाबू पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आ गए? ओके ठीक है, आवाज आ रहा है। ठीक, ओके, लव यू ऑल। तो प्रश्न साइंस शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर कह रहा है 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है? तो भाई याद रखना, 298 केल्विन ताप दे दे तो अमोनिया गैस सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है। कौन सी? अमोनिया गैस। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो याद है आपको, शोधन मैंने बताया था अपोहन विधि द्वारा किया जाता है। याद है? अपोहन विधि शोधन के लिए बताया था, वैद्युत अपोहन विधि बताया था। तो वैद्युत अपोहन विधि द्वारा, अपोहन विधि द्वारा और फिल्ट्रेशन, कौन सा फिल्टर? अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र द्वारा भी इसका फिल्टर किया जाता है, शोधन किया जाता है। आगे आ जाओ। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा परिवर्तित होती है 20 से 40 किलो जूल। कितना? 20 से 40 किलो जूल। आगे आते हैं। अरे अगला, स्टार्च के जल अपघटन ओके में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च मतलब वसा को अगर जल में तोड़ोगे, वसा को अगर तुम जल के साथ अपक्रिया करा के इसको तोड़ोगे ना, तो इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा? तो डायस्टेज एंजाइम लगता है बाबू। डायस्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने पर घटती है? ना ना ना, दाब बढ़ाने से बढ़ती है। याद रखना, दाब बढ़ाने से बढ़ती है। रासायनिक अधिशोषण अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? तो भैया अनुत्क्रमणीय। एक बार मान लो मेरे पास एल्युमिनियम था, इस पर ऑक्सीजन आके चिपक गई है ना, तो भाई अब ये दोबारा से नहीं निकलेगी, इसके साथ ये क्या बना लेगी? मतलब इसको सोचो कि तुम पोंछ के हटा दो तो नहीं हटेगी, क्योंकि ये रासायनिक अपक्रिया कर लेती है। तो कैसी होती है बाबू? ये अनुत्क्रमणीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो भाई कुछ देर पहले देखे थे K2SO4 के लिए। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं होगा? ये कहां से आ गए? तो प्रकाशीय सक्रियता नहीं होगा। हाँ आगे आ जाओ। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर किसी गैस का आयतन होता है। कक्षा 11 में पढ़े थे। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन होगा? तो Bi3 आयोडीन आपका सबसे प्रबल लेविस अम्ल होगा। याद रख लेना बाबू, आयोडीन। दूध क्या होती है? तो भाई जब हमारे पास जल में, जब हम जल में क्या करते हैं? वसा को घोलते हैं, है ना, तो जल में वसा को घोलते हैं तब जाकर के दूध तैयार होता है। दूध तो क्या हो गया? जल में परिक्षेपित वसा। दूध क्या हो गया? जल में परिक्षेपित वसा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकाश को फैला दिया जाता है, ठीक है, जिससे चमक उत्पन्न हो जाती है। जानता हूं झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कैसा होता है? समांगी विलयन होता है, जो जंतु झिल्ली से छन जाता है। अगर विसमांगी होता है तो उसमें वो ये आपके फोन पर कृष्ण जी का लाइव वॉलपेपर है। ऐसा लग रहा कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो गए हो। हाँ प्रदीप जी, छन जाता है। अगर विसमांगी होता है तो उसमें वो फंस जाता है। विसमांगी दो प्रकार का होगा, अगर कोलाइड होगा तो उसमें फंस जाएगा, अगर मान लो निलंबन होगा तो बड़े कण होंगे, ऊपर रह जाएंगे, छनेंगे ही नहीं। समांगी वाला छनता है। झाग जो होता है ये फ्रॉम में परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित दशा क्या है? तो भाई ठोस जो होता है वो गैस में घुला होता है झाग में। चिमनी से निकलने वाला धुआं, अब धुआं कैसा होता है? तो धुआं आपका ठोस कण होता है। धुआं क्या है? आपका ठोस है। धुआं ठोस कण है, ठीक है, और वो कहां जाता है? वायुमंडल में क्या है? आपका गैस है। वायुमंडल में क्या है? गैस। तो ठोस किसमें घुला रहता है? गैस में। तो ठोस गैस में निकलने वाला धुआं कैसा है? ठोस में गैस का कोलाइड होता है। किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर क्या होता है? तो मान लो कोई आपके पास कोलाइडी विलयन है, जैसे आपका दूध है, और तुम उसमें मान लो वैद्युत अपघट्ट नमक मिला दिए, है ना, या फिर कोई वैद्युत अपघट्ट और मिला दिए, नींबू डाल दिए, तो क्या होता है? स्कंदन हो जाता है, बैठ जाता है। वो क्या होता है? स्कंदन हो जाता है। कोलाइडी माध्यम में कणों की जिगजैग गति क्या कहलाती है? तो ब्राउनी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था ये ब्राउनी गति कहलाती है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित करने पर यदि कोलाइडी गंधक का पीला अवक्षेप प्राप्त हो तो कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसी होती है? आक्सीकारक, अपचायक या संकुल कराकर या उदासीन कारक, ठीक है, कैसी होती है? तो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित कराने पर यदि कोलाइडी गंधक का पीला अवक्षेप प्राप्त हो तो कोलाइडी विलयन की प्रकृति आक्सीकारक होगी बाबू। अगर पीला अवक्षेप